हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग कहते हैं किसे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति डायरेक्ट वाले देखिए, किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है दोस्तों। पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, कहे हुए शब्दों को फिर से कहना है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा कोई मित्र है, कोई भी है, अगर हमसे कोई बात कहता है तो हम उसी की बात को उसी के भाव के अनुसार जब हम कहते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन अगर उसी की बात को अगर हम अपने भाव के अनुसार कहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि सी said टू मी आई एम प्लेइंग अ गेम। वह मुझसे कही कि मैं गेम खेल रही हूँ, है ना। तो ये बात जो उसने कही थी मैंने वही बात कही, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अभी इनडायरेक्ट क्या है दोस्तों, जिसमें वक्ता के कहे हुए शब्दों को सारांश में प्रकट करते हैं, जैसे हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको अपने भाव में बताते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। देखिए उसी बात को जो यहाँ पे बात कही गई है, उसी बात को हम लोग अब यहाँ पे कहेंगे। सी टोल्ड टू मी दैट सी वॉज प्लेइंग अ गेम। वह मुझसे कही कि मैं गेम खेल रही वह गेम खेल रही थी। वह मुझसे कही कि वह गेम खेल रही थी, है ना। तो मैं उसकी बातों को अपने भाव में बोल रही हूँ, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, है ना। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन को लिखने का अलग तरीका होता है और इनडायरेक्ट नरेशन को लिखने का अलग तरीका होता है दोस्तों। इसको लिखने का भी एक नियम है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम लोग इसको स्पीच भी बोल सकते हैं और नरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या है, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे जो जो बातें इसने कही है, जो बातें वह कही है उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हैं कि नहीं दोस्तों, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हैं ना, तो यही है, ठीक है। और देखिए रूल नंबर बी क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद कामा का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, रिपोर्टेड वर्ब के बाद कामा का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रिपोर्टेड वर्ब है, कॉमा के बाहर का जो है रिपोर्टेड वर्ब है, और जो कामा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो कहता है, जो जो वाक्य को कहता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब, और जो वाक्य कहा जाता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का प्रथम भाग कैपिटल लेटर में लिखा जाता है दोस्तों। कभी भी डायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसका पहला अक्षर हमेशा, चाहे कोई भी नाउन हो प्रोनाउन हो कुछ भी हो, वो कैपिटल लेटर में ही रहेगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। कुछ नियम होते हैं। रूल नंबर पहला क्या है दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ और रूल नंबर बी क्या है दोस्तों कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। और रूल नंबर सी, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदलता है लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। और देखिए रूल नंबर डी क्या है, रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड
स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, प्लेस्ड, एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड में बदलते हैं। और रूल नंबर ई क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद भाव के अनुसार उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? एक उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और देखिए क्या है, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दोस्तों डायरेक्ट में क्या रूल था कि रिपोर्ट कि कॉमा की बात जो इनडायरेक्ट कॉमा का जो पहला अक्षर रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है कि जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन के बाद आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को और आई जिसे हम हिंदी में मैं कहते हैं छोड़कर अगर कोई भी शब्द आए तो उसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसका पहला अक्षर किस में रहेगा? स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टेंस प्रोनाउन समय स्थिति की निकटता को सूचक शब्दों में बदलते हैं, है ना। और यहाँ देखिए क्या है, रूल नंबर 4, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम आप लोग को टेंस और उसके प्रकार के बारे में बताए हैं। ठीक है, टेंस और उसके दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और उसके नियम के बारे में बताए हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसको कैसे बदलते हैं उसके सभी रूल को बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस का पूरा रूल पढ़ेंगे। ठीक है, जो 5 प्रकार जो भी हम आपको बताएं सेंटेंस का, इसका हम लोग पहला सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर एक एक सेंटेंस अगर आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझने में बहुत अच्छे से आसानी होगी और हमें भी समझाने में इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि ना हम बोर होंगे और ना ही आप। ठीक है, तो ये सेंटेंस एक एक करके हम आप लोग को बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।